नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, जैसा कि आपने इसके पूर्व भाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक से उनकी प्रस्तावना को देख लिया है, जिसको व्यवस्थित रूप से लिखने का कार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किया था। अब हम जो है आगे प्रकरण में बढ़ेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक से काल विभाग देखेंगे। जो आज का प्रकरण है वो क्या है, वो है काल विभाग। और काल विभाग के बाद हम क्रमशः बढ़ते जाएंगे, जो जो हमारे प्रकरण आएंगे उनको स्पष्ट करते चलेंगे, बिल्कुल सरल एवं सहज तरीके से। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। आप देखेंगे बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे ट्रिक मिलेंगे जिससे कि आपको शुक्ल को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। जब तक इनका हम वाचन करेंगे तब तक आप लोग बिल्कुल श्रवण करिएगा ध्यान से। आपको ऐसा लगेगा कि आप शुक्ल को समझने में बिल्कुल सहज हो गए हैं। तो दोस्तों चलिए हम आगे प्रकरण को आरंभ करते हैं। हमारा प्रकरण है काल विभाग। क्या प्रकरण है? काल विभाग। इसमें देखते हैं क्या है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। दोस्तों आप लोग स्मरण रखिएगा, इसके पूर्व जो हमने इनका जो पूर्व पीठिका स्पष्ट किया था, जो प्रस्तावना के रूप में या कह सकते हैं भूमिका के रूप में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा था, तो उसमें हमने ये कथन पाया था और मैंने आपको स्पष्ट किया था कि यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह मैंने आपको कल भी स्पष्ट किया था और आज भी मैं इसका छोटा सा प्रारूप स्पष्ट करना चाहूंगी कि जिस समय जैसी जनता की चित्तवृत्ति होगी, जैसा समय होगा, जैसा परिवेश होगा, वैसा ही हमारा साहित्य भी होता जाएगा। अर्थात कि जैसी मानसिकता जब जब समाज की होगी और समाज में रहने वाले लोगों की होगी, वैसे ही साहित्य का सृजन होता चला जाएगा। तो यहाँ शुक्ल जी यही कहना चाहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है। देखिए, उन्होंने बताया कि जो जो मानसिकता जनता की उस समय रही है, जब वो इन्होंने इतिहास लेखन किया, तो उन्होंने बताया कि उस समय की जो चित्रवृत्तियां रही हैं उन्हीं को परखते हुए जो है साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाया गया है और दिखाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस समय जैसी परिस्थितियां होती हैं उस समय का साहित्य उसी लय में चलता है, उसी लय में उसका सृजन होता है। तो इनके कहने का तात्पर्य यही है। अब हम आगे देखेंगे तो क्या है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास क्या कहलाता है? जो हमारा साहित्य है, अभी इन्होंने ऊपर देखिए स्पष्ट कर दिया कि आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि परंपरा के साथ जो सामंजस्य दिखाना होता है वही साहित्य का इतिहास कहलाता है, शुक्ल जी के शब्दों में। ये आप इसको देख लीजिएगा, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप इसको स्पष्ट रखिएगा स्मरण में। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, देखिए यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है ना? क्यों? क्योंकि देखिए समाज में व्यक्ति रहेगा तो राजनीतिक स्थितियों को देखेगा ही। सामाजिक, वो व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक, सांप्रदायिक उस समय जो जैसी स्थिति होती है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसा कि उस समय बताया जाता है कि जिस समय ये साहित्य की 1930 के दशक से उन्होंने बताया शुक्ल जी ने, तो उन्होंने बताया कि जो सांप्रदायिक स्थिति थी, अर्थात कि जो उस समय मुसलमानों का आक्रमण हमारे यहाँ बिल्कुल लगातार होता चला आ रहा था, तो उसकी स्थितियों को उन्होंने दिखाया है। सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ठीक है, कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। क्या? जो उस समय का सामंजस्य बैठाना होता है, अर्थात इन सब परिस्थितियों को देखते हुए साहित्य का सृजन होता है, और उन्हीं साहित्य को हम पढ़ करके ये समझते हैं कि उस समय का जो दौर था वो कैसा था, किन किन स्थितियों को लेकर के था। तो इसको शुक्ल जी ने अपने जो काल विभाजन उन्होंने किया है, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है। इस पुस्तक से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी। देखिए, उन्होंने कहा कि इस पुस्तक से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी ने साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है, और बोलते हैं कि कर सकते हैं। तो ये स्मरण रखिएगा कि साहित्य के 900 कितने सौ वर्षों के इतिहास के काल को उन्होंने 4 कालों में विभक्त किया है। तो ये जो हमारा विकल्प आएगा ये 400, ठीक है। 400 नहीं है, 4 काल है, और 4 कालों में विभक्त किया है। तो इसमें जो है हमारा, देखिए देखिए यहाँ 900 दिया है, तो 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम, शुक्ल जी के अनुसार जो काल विभाजन है उसमें कौन कौन काल है। तो देखिए यहाँ पे आपको द्रष्टव्य हो रहा होगा, आदिकाल। आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो वीर गाथा काल। जैसा कि हमने जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने जो इनके प्रस्तावना लिखी है या भूमिका लिखी है, तो उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? तो वीरगाथा काल कहा है। इसका संबत क्या है? शुक्ल जी ने अपने पूरे इतिहास में जो क्रम दिया है, जो समय दिया है, वो संबत में ही दिया है, सन में नहीं दिया है। तो आप स्मरण रखिएगा कि शुक्ल जी हमेशा किस में बात करते हैं? तो संबत में बात करते हैं, सन की वार्ता नहीं करते। ये आप मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो वीर गाथा, वीरता की बात करते हैं, तो वीर गाथा काल। अब इसको हम बाद में अभी देखेंगे आगे कि वीर गाथा काल नाम क्यों रखे हैं शुक्ल जी। अभी तो हम सिर्फ काल विभाजन देख रहे हैं। तो आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल नाम रखा, और इसका संबत क्या बताया? तो संबत 1050 से 1375, ठीक है। संबत 1050 से 1375। फिर दूसरा देखते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को क्या उन्होंने नाम दिया? तो पूर्व मध्यकाल को उन्होंने नाम दिया भक्ति काल, जिसका समय उन्होंने स्पष्ट किया है 1375 से 1700, ठीक है। तो जब शुक्ल जी जो है वीर गाथा काल 1050 से 1375, और पूर्व मध्य काल को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया। तो पूर्व अर्थात पूर्व में भक्ति लोग करते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो पूर्व मध्य काल जो है उन्होंने भक्ति काल नाम दिया, तो पूर्व मध्य काल का नाम भक्ति काल है। इसका संबत क्या है? तो संबत 1375 से 1700 तक, ठीक है। आगे देखते हैं हम उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल कहा। किसने? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। क्या काल कहा? रीतिकाल। इसका जो उन्होंने संबत दिया है तो संबत 1700 से 1900, अर्थात शुक्ल जी जो है 1700 से 1900 में रीति पर चलते थे, है ना। 75 साल के हुए तो वो भक्ति करने लगे, और 75 साल से वो 1700 साल तक उन्होंने भक्ति किया। फिर आगे वो आते हैं 1700 से 1900 में, तो 1900 तक वो रीति तक चलते हैं। फिर आधुनिक काल की वार्ता करते हैं। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? ये बहुत बार पूछा गया है, आप देखे होंगे, और प्रश्न पत्रों को हल करते समय आपको मिला होगा कि गद्य काल। ये भी पूछ लेता है कि गद्य काल जो है किस काल को कहा जाता है? तो आधुनिक काल को कहा जाता है। और ऐसे भी पूछा जाता है कि आधुनिक काल का नाम जो है शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है, या इसका क्या नाम रखा है? तो गद्य काल के नाम से रखा है। तो गद्य काल का समय उन्होंने क्या बताया है? तो 1900 से 1984। ये बिल्कुल आप स्मरण रखिएगा। पुनः एक बार देख लेते हैं। वीर गाथा काल संबत 1050 से 1375, भक्ति काल संबत 1375 से 1700, और रीति काल संबत 1700 से 1900, गद्य काल संबत 1900 से 1984। और इसको किस किस नाम से? तो आदि काल को वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल, ठीक है। उत्तर मध्य काल को रीति काल, और आधुनिक काल को गद्य काल। तो ये हमने
उनका नामकरण देख लिया काल विभाजन का, जो उन्होंने किया हुआ है शुक्ल जी ने। अब आगे हम देखें, यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी शुक्ल जी कहते हैं कि इन्हीं कालों के अनुसार विशेष प्रवृत्ति के अनुसार जो है इनका नामकरण दिया गया है। और फिर वो कहते हैं किंतु यह नहीं समझना चाहिए, पर यह नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी, है ना, यहाँ हो है यहाँ ही रहेगा, होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे। देखिए शुक्ल जी ने स्पष्ट कर दिया, भक्ति काल या रीति काल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे। जो भक्ति काल और रीति काल है उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी, है ना, वीर गाथा काल में हुआ करती थी, ये ध्यान रखिएगा। तो शुक्ल जी ने क्या बताया कि भक्ति काल या रीति काल, है ना, भक्ति काल या रीति काल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुई है। तो वो बताते हैं कि जैसे वीर गाथा काल में राजाओं की प्रशंसा हुई है, वैसे ही भक्ति काल या रीति काल को ले लें तो उसमें भी वीर रस के वैसे ही काव्य मिलेंगे, अनेक काव्य मिलेंगे जैसे वीर गाथा काल में मिले हैं। आगे हम देखते हैं, अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन राजाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी, ठीक है, उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में, यहाँ पोछे है यहाँ पीछे रहेगा, तो पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। तो जो पीछे है उसके संक्षेप में और इसके अतिरिक्त भी और भी रचनाओं का जो है उल्लेख होगा, उसको भी देख लेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम देखते हैं आदिकाल। आदिकाल में प्रकरण 1, आदिकाल में हम देखेंगे प्रकरण 1। इसके पहले हमने काल विभाजन देखा, तो काल विभाजन में हमने ये स्पष्ट कर लिया कि शुक्ल जी ने 4 भागों में स्पष्टीकरण दिया है, वो भी 900 वर्षों को, है ना। तो उसमें हमने 4 भागों को देख लिया और किस काल को उन्होंने क्या नाम दिया ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे प्रकरण 1, ये जो प्रकरण 1 है इसको हम देखेंगे, तो सामान्य परिचय से स्पष्टीकरण करेंगे। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये जो मैं आपको स्पष्टीकरण अभी दे रही हूँ शुक्ल जी का, यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन्होंने कहा, देखिए ये स्मरण रखिएगा कि जिस समय जो जिस भाषा का प्रभाव होता है उस समय के साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानना चाहिए, ये कौन कहता है, शुक्ल जी कहते हैं। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, देखिए ध्यान रखिएगा ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था, है ना। जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उस समय में जो है दोहा छंद अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास, देखिए ये भी प्रश्न पूछता है कि शुक्ल जी ने प्राकृताभास कहा है, किसको कहा है ना। तो अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता, ये ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश को ही प्राकृताभास कौन कहता है, शुक्ल जी कहते हैं। अपभ्रंश को प्राकृताभास कौन कहता है, शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है।
ये ध्यान रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है। कहते हैं कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता जो है तांत्रिक, तांत्रिक मतलब सिद्धों, है ना, सिद्धों। और योग मार्गी कौन थे? तो योग मार्गी कौन थे? नाथ थे, है ना। तो तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर, ठीक है, रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय, मुंज और भोज का समय क्या बताते हैं वो? मुंज और भोज के समय 1050 के लगभग। तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य, देखिए ये ध्यान रखिएगा, मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग। तो ऐसी अपभ्रंश या, है ना, ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अभी मैंने स्पष्ट किया था काल विभाजन में, संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो ये प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है कितने संवत से कितने संवत तक माना जाता है और किसके समय से लेकर किसके समय तक। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो शुक्ल जी हैं वो बहुत भोज करते थे, है ना, भोज करते थे और बोलते थे हम ही खाएंगे हम ही खाएंगे। तो शुक्ल जी भोज करते थे, अर्थात भोज के समय से लेकर हमीर देव, तो भोज से भोजराज हो गए और हमीर से हम ही खाएंगे अर्थात हमीर देव है। तो शुक्ल जी जो है महाराज भोज, अर्थात कि वो भोज बहुत करते थे, शुक्ल जी भोज करते थे, अर्थात कि जो महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव हम ही खाएंगे, तो हमीर देव के समय तक के कुछ पीछे तक माना जा सकता है, ऐसा मानते हैं। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, जो जनश्रुति है अर्थात लोगों द्वारा सुना गया है, कहा जाता है कि यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। जो जनश्रुति है अर्थात लोगों द्वारा सुना गया है, तो ऐसा कहा जाता है कि जनश्रुति इस काल का जो आरंभ है और पीछे ले जाती है, अर्थात संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष, जो भोज के पूर्व पुरुष थे, ठीक है, राजा मान सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, ठीक है। तो जो पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। तो यहाँ देखते हैं शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। शिव सिंह सरोज में इसका कोई कहीं प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं कि शिव सिंह सरोज में इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर जो रचना, आदिकाल की इस परंपरा के बीच 150 के भीतर जो रचना, भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये कथन फिर से देखते हैं। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं, है ना। तो शुक्ल जी ने कहा ना, जिस प्रकार गाथा या गाहा कहने से किसका बोध होता था? प्राकृत का बोध होता था। वैसे दोहा या दोहा कहने से किसका बोध होता है? वैसे ही अपभ्रंश का बोध होता है, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं इस, है ना, देखिए यहाँ दिया है अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के, इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती हुई पाते हैं। जब से देखिए शुक्ल जी ने सीधे सीधे कहा कि मुसलमानों के लड़ाइयों, है ना, मुसलमानों की चढ़ाइयों और लड़ाइयों अर्थात कि मुसलमानों की चढ़ाइयों का जब आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती हुई पाते हैं।
तो ये शुक्ल जी का स्पष्ट रहिएगा कि मुसलमानों की चढ़ाइयों के आरंभ से जो है वो हिंदी की साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती हुई पाते हैं। तो फिर आगे क्या देखते हैं, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे। जो राजाश्रित थे, जैसे पहले जो राजा थे, वो मैंने अभी इसके पूर्व पीठिका में स्पष्ट कर दिया था कि जो पहले के राजा थे वो अपने शौर्य बल को दिखाने के लिए भी दूसरे राजाओं से लड़ते थे, है ना। तो राजाश्रित कवि जो थे, कवि और चारण, चारण जो राजाओं का प्रशंसा करते थे, मतलब युद्ध में क्या उनके गुणों का गुणगान करते थे और अपना भरण पोषण करते थे। तो चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रय दाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। क्यों? क्योंकि भाई राजा हैं, अब राजा के चरित्र का गाथा अगर वो करेंगे तभी ना राजा प्रसन्न होकर के उनको मुद्रा इत्यादि धन देंगे। तो वो अपने भरण पोषण के लिए राजाओं का जो है, राजाओं के श्रृंगार का, नीति का, इन सब का गुणगान करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे और उनके शौर्य पराक्रम को भी दिखाते थे, अर्थात पराक्रम पूर्ण चरित्रों का भी, गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। यही देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया शुक्ल जी ने कि यही जो परंपरा है, प्रबंध परंपरा है, वो रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। तो उन्होंने बताया कि जिसे लक्ष्य करके हमने वीरगाथा काल कहा है। क्यों वीरगाथा काल कहे? क्योंकि उन्होंने बताया कि नीति श्रृंगार के अतिरिक्त जो है पराक्रम पूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन भी इसमें मिलता है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, वीर गाथा काल रख दिया। क्योंकि वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, दौर था, और मुसलमानों का लड़ाई, मतलब वहां पे उस समय वो दिखाया जाता है कि राजाओं के पराक्रम की वार्ता बहुत अधिक शुक्ल जी करते हैं। एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई भी करता था, अपनी पराक्रम शौर्यता को दिखाने के लिए जो है दूसरे राजा को मतलब हराता था। तो इसलिए शुक्ल जी ने उसको वीर गाथा काल नाम दिया, क्योंकि उसमें वीरता का युग था। अब फिर आगे हम देखते हैं, तो दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में संबंध में ध्यान देने की यह है कि काल की जो इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। देखिए ध्यान रखिएगा, वो शुक्ल जी कहते हैं कि इस काल में जो जो हमें सामग्री प्राप्त होती है, साहित्यिक सामग्री प्राप्त होती है लोगों के द्वारा लिखित, उसमें कुछ असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा उपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास है। जो असंदिग्ध है, ध्यान रखिएगा, बोलते हैं कि जो असंदिग्ध, कुछ संदिग्ध है, कुछ असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा क्या है, अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास। जो असंदिग्ध है उसकी भाषा क्या है, तो उसकी भाषा है प्राकृताभास या अपभ्रंश। प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध। तो देखिए प्राकृताभास का अर्थ है जो प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हो। तो प्राकृताभास का क्या मतलब है, जो प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हो। तो बद्ध हो हिंदी है, ठीक है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय, देखिए उन्होंने कहा कि इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि क्या है, यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। ठीक है, ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। तो जिस इसकी जो रचनाएं मिलती हैं वो उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। रचनाएं मिलती हैं, यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं। ध्यान रखिएगा, ये कथन फिर से देख लीजिएगा। यह उस समय के कवियों की भाषा है, बोलते हैं कि यह उस बोलचाल की भाषा नहीं है, अभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और फिर वो कहते हैं शुक्ल जी कि यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं। पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे।
है ना, पीछे के संस्कृत हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने हैं रखे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो विभक्तियां हैं, कारक चिन्ह है और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं, ठीक है। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर जिस रूप में आ गई थी, बोलचाल की जो भाषा थी वो घिस घिसाकर अर्थात कि चलते चलते जिस जिस रूप में, बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर, उन्होंने बताया, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बोलचाल की ठीक बिल्कुल घिस घिसाकर जो रूप था, उसको बोलते हैं कि कवि लोग जो है, कवि और चारण जो है आदि का भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले, अर्थात कि जो बहुत पहले जो थी, मतलब उसको जो परंपरा में रखी चली आई थी उसी रूप को लेकर के वो रचना करते थे, साहित्य अपना रचते थे। तो अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ये देखिए प्रश्न बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बनते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत। ये भी प्रश्न बनता है यहाँ से कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं, किस काव्य भाषा के हैं, जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत, क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं, किस काव्य भाषा के, जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत, क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही, है ना। तो आदिकाल क्या, उसके अंत तक, कुछ पीछे तक जो है पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में, ये ध्यान रखिएगा, विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमीर हमीर है ना, सारंगधर की रचना है। तो सारंगधर की रचना क्या है, हमीर रासो, है ना। तो हमीर रासो जो है सारंगधर की रचना है, वो वीरता, उसमें वीरता का वर्णन जो है ऐसी भाषा में कर रहे हैं, कैसी भाषा में, जो विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि, है ना। तो किस किस भाषा की बात कर रहे हैं, जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक चली, है ना, क्या, या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो देखिए क्या है, चली अबीर हम मीर पाय भर में कंपई, दिगमगरण अंधार धूलि सुर रह आच्छाई। चली अबीर हम मीर पाय भर में कंपई, दिगमगण अंधार धूलि सुर रह आच्छाई आच्छाई। तो ये जो है, ये सारंगधर की रचना हमीर रासो की है ना। तो सारंगधर जो है उन्होंने हमीर रासो लिखा, तो हमीर रासो की जो है ये रचना से ली गई है। तो इसमें जो है उन्होंने देखिए वीरता का वर्णन किया है इसमें। चलिए, वीर हमीर पाए भर मेरी कंपई की, जो जब हमीर चलते हैं तो पूरी जो धरती है वो कांप जाती है। दिगमग दिशाएं भी जो है अंधार धूलि सुर रही रह अच्छाए ही, जो है धूलि पूरे चारों तरफ दिशाओं में फैल जाती है, उनके इतने, मतलब उनके शौर्य पराक्रम का यहाँ उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। इसको आगे हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए हमीर लिखा, इसलिए हमीर रासो की स्पष्टीकरण आ जाएगी। तो आगे चले हम, देखते हैं दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरिया कह रहे थे। जो खुसरो, हमीर खुसरो जी की बात हो रही है कि दूसरी ओर जो है खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरिया कर रहे थे। जो खुसरो मियाँ है, कैसी भाषा में कर रहे थे, तो ये ध्यान रखिएगा क्या है।
तो खुसरो मियाँ की आप कैसी ऐसी भाषा में कर रहे थे, देखिएगा ध्यान से आप लोग। तो उन्होंने कहा है, एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, ज्यो ज्यो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो यहाँ देखिए एक ही पंक्ति आपको दिख रही है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। तो इसको देखिए, इसकी अगली पंक्ति क्या है, ज्यो ज्यो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसने इसमें खुसरो मियाँ ने अपने स्पष्टीकरण दिया है। पुनः एक बार पंक्ति देखते हैं, एक किनारे ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, एक किनारे ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यो ज्यो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, दिया बाती, है ना। एक नार ने अचरज किया, सांप, सांप को यहाँ रस्सी से जोड़ा गया है, तो सांप मार पिंजरे में, पिंजरा कौन है, तो यहाँ देखिए ये बाती है, और सर्प लंबा होता है ना, तो यहाँ सांप जो है बाती है, पिंजरा जो है दिया है। तो सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, ताल मतलब कि ताल जो पिंजरा है उसमें जो ताल है, ताल मतलब जो तेल है ना, जो तेल है उसको इन्होंने ताल कहा। तो ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, जब दीपक जलेगा तो तेल सूखेगा, तो ज्यों ज्यों ताल सांप को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो जब जैसे जैसे तेल जो है वो सूखता जाएगा, और वैसे वैसे वो बत्ती जलती जाएगी, और अंत में बत्ती पूरी जलकर खत्म हो जाएगी, तो सूखे ताल सांप मर जाए। तो इसका क्या मिलेगा उदाहरण, हमें क्या उत्तर मिलेगा, तो उत्तर मिलेगा दिया और बाती। ठीक है, बहुत खुसरो जी की पहेलियों को आप देखेंगे तो बहुत रोचक है, और आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। देखिए अभी मैंने आपको ये बताया ना, एक नारनी अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा दिया और बाती। अब आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त, जो विद्यापति है 15वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, जो विद्यापति को इन्होंने 15वीं शताब्दी की वार्ता बताई है, तो विद्यापति 15वीं, इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो प्राकृताभास अर्थात आप भ्रंश की बात करते हो, शुक्ल जी भ्रंश को प्राकृताभास कहते हैं, प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी कहते हैं। तो जो विद्यापति, उनकी जो बोलचाल की भाषा थी वो मैथिली थी, क्या थी, मैथिली थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुराने काव्य भाषा भी बनते हैं, कौन, विद्यापति। उनकी पंक्ति देखते हैं, बाल चंद विद्या वही भाख भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, बाल चंद विद्या वही भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, बाल चंद विद्या वही भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। तो इसको कैसे हम स्पष्ट करेंगे कि विद्यापति की पंक्ति है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो विद्यापति जी हैं वो बालचंद हैं, क्या है, बालचंद हैं, और विद्या विद्या करते हैं, विद्या वही भाषा बोलते हैं। कैसे भाषा बोलते हैं, तो विद्या वही भाषा बोलते हैं, जिसको विद्या आती है वही विद्यापति है ना। तो विद्या वही से विद्यापति, याद रखिएगा, विद्या वही से विद्यापति, विद्या वही से विद्यापति, ठीक है। बालचंद विद्या वही भाषा, तू ही नहीं लग गई सदुज्जन हासा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जिसको जिनको ये ऐसे पंक्ति स्पष्ट रखिएगा कि जिनको विद्या नहीं आती है, विद्या वही भाषा, तो ही नहीं लग गई दुज्जन हासा, उनको देख करके दुज्जन लोग जो होते हैं हंसते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखिएगा। दूसरी ओर जो कबीरदास है, अब कबीरदास को देख लेते हैं, शुक्ल जी क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्राकृताभास की ये जो बालचंद्र विद्यामयी भाषा जो है भ्रंश की ये रचना है। तो आगे हम देखते हैं क्या है, और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। जो कबीरदास हैं वो देखिए यहाँ पे जो विद्यापति की हमने जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था वो समझ लिया। आगे हम देखते हैं, तो
दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। क्या है? अगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारी। अगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारी। उत्तर दक्षिण के पंडिता, रहे बिचारे बिचारी। रहे बिचारे बिचारी। तो अगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारी। उत्तर दक्षिण के पंडिता, रहे बिचारे बिचारे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये कबीरदास जी हैं, है ना, इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। और किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि कबीरदास जी ने कहा था कि अगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारे। उत्तर दक्षिण के पंडिता, रहे विचारे विचारे। अर्थात कि उत्तर दक्षिण के पंडित जो हैं वो विचारते विचारते रह गए। और कबीरदास कहते हैं कि अगिन तो नीर में लाग गई। तो अगिन जो लागी नीर में, है ना, तो आग में, आग जो है नीर में, पानी में कौन लगाता है? तो कबीरदास लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, आग पानी में कौन लगाता है? तो कबीरदास लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर लिया गया है कि सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही, है ना। तो अपभ्रंश की जो यह परंपरा है ये विक्रम की 15वीं शताब्दी तक चलती रही। क्योंकि अभी देखिए उन्हें अभी शुक्ल जी ने विद्यापति को 15वीं शताब्दी के स्पष्टीकरण में लिया था। तो ये स्पष्ट हो गया। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया। देखिए आगे आ भी गया, है ना। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है। पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल देसी भाषा का। ठीक है। तो पुरानी अपभ्रंश भाषा अर्थात जो अभी मैंने उनका आगे का अभी है ना, बालचंद विच्चा महु भागा दुई ने लग्गू दुच्चन हासा। और उन्होंने ये अपभ्रंश में कहा है। और बोलचाल की भाषा क्या है? मैथिली भाषा उनकी है ना। तो विद्यापति तो मिथिला के हैं ही, तो वो इसलिए स्पष्ट रखिएगा कि बोलचाल की उनकी देसी भाषा क्या थी? तो मैथिली भाषा थी। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। ठीक है। तो विद्यापति ने इन दोनों भाषाओं का जो है भेद स्पष्ट किया है। क्या भेद उन्होंने स्पष्ट किया है? उनकी अगले विद्यापति की अगली पंक्ति को देखेंगे क्या है। तो अगली पंक्ति है विद्यापति जी की। देसिल वैना सब जन मीठा, ते तैसन जपऊँ अवहट्टा। ते तैसन जपऊँ अवहट्टा। देसिल बैना सब जन मीठा, देसिल बैना सब जन मीठा। ते तैसन जपऊँ अवहट्टा। ते तैसन जपऊँ अवहट्टा। तो ये इसको कैसे हम जानेंगे कि विद्यापति का है? देखिए जो विद्यापति जी हैं, है ना, तो देसिल बहना, विद्यापति जी की जो देसी भाषा थी, विद्या की जिसको विद्या आ जाएगी वो देसी भाषा बोले या विदेशी भाषा बोले, दोनों बहुत मीठा बोलेगा। तो जिसके पास विद्या का ज्ञान होगा उसकी भाषा कैसी होगी? तो उसकी भाषा सभी जनों को मीठा लगेगी। तो देसिल बहना सब जन मीठा, ते तैसन जपऊँ अवहट्टा। तो बोलते हैं कि देसिल बहना तो सभी को अच्छा लगता है और जिसका मन जैसे करे वैसे वो जप ले, है ना। तो जब विद्या का ज्ञान होगा, जो विद्या का पति होगा, उसकी भाषा, उसकी देसिल बहना जो होगी वो सबको मीठी लगेगी। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि विद्या के पति की जो देसिल बहना थी, देसिल भाषा थी, बहना मतलब भाषा जो थी, वाणी जो थी, वो बहुत मीठी थी और सबको बहुत अच्छी लगती थी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि अर्थात देसी भाषा, बोलचाल की भाषा जो थी सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ, विद्यापति जी कहते हैं कि वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ, मैं कहता हूँ विद्यापति,
विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा। जो अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा, तो प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। ठीक है, शुक्ल जी ने ये कहा कि जो विद्यापति है उन्होंने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित जो बोलचाल की भाषा थी उसको उन्होंने देसी भाषा कहा। तो अतः शुक्ल जी कहते हैं कि अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। ठीक है, इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख, यहाँ देखिए संक्षिप्त होगा, ठीक है, अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो पहले वो क्या करेंगे, अपभ्रंश, वो बोलते हैं पहले अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का उल्लेख करेंगे। कौन करेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पहले अपभ्रंश के रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख देंगे, फिर वो देसी भाषाओं के रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो हम देखते हैं क्या है। तो इस भाग में हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद जो है आगे हम दूसरे प्रकरण में देखेंगे इनके जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं और जो देसी भाषा की रचनाएं हैं। तो इसी के साथ जो है आज का प्रकरण हमारा यही संपन्न होता है। अगले प्रकरण में हम इनके देशी और अपभ्रंश की भाषाओं को लेकर के आएंगे, रचनाओं को लेकर के आएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ इतने समय तक बने रहे, इसके साथ सभी का धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।